So system of elections. See, let's say there are lot of candidates who are there who are contesting an elections. ठीक है, चार कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ की सीट के ऊपर एमपी के लिए लड़ रहे हैं, लेट्स से, राइट? तो लेट्स से वोटिंग होगी इसके अंदर, लेट्स से वोटिंग होगी इसके अंदर। अब कौन वोट करता है, लेट्स से हु गोज फॉर वोटिंग, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये वाले इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शंस थे, जो टाइप्स होते हैं, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शंस थे या ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। अगर तो सारे लोग वोट करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन है, और अगर सिर्फ कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यहां तक आपको क्लियर है? वोटिंग करने कौन जाता है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्शन, इज इट डायरेक्ट और इज इट indirect. Indirect, all the eligible voters go for voting. In indirect, only the selected people go for voting. One. अब एक बार वोटिंग हो गई, पहला कैटेगराइजेशन खत्म, एक बार वोटिंग हो गई, डन। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा एंड द विनर विल बी डिक्लेयर्ड, ये किस बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू डिक्लेयर द विनर, उसके बेसिस पे हम सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस बताते हैं, उसके बेसिस पे हम सिस्टम्स ऑफ इलेक्शन बोलते हैं। या ये तो एफपीटीपी हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया में चल रहा है। सी ध्यान से समझिए वरना कंफ्यूजन होती है इसमें बहुत एस्पिरेंट्स को। क्या मैंने आपको बताया है, कैंडिडेट्स को वोट करने कौन जा रहा है, इलेक्शंस के अंदर वोट करने कौन जाता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन है या वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अगर सारे लोग 18 साल से ऊपर वोट करने गए हैं तो डायरेक्ट, और अगर कुछ ही लोग वोट करने गए हैं तो इनडायरेक्ट। ये कैटेगराइजेशन अलग है, इसे हटा दो आप। आर यू गेटिंग दिस? इस वाले कैटेगराइजेशन को आप अलग रखेंगे, ये एक तरफ हो गई। एक बार वोट डल गई, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन में डली हो चाहे इनडायरेक्ट में, वोट तो आ गई भाई, 10 आ गई, 100 आ गई, जितनी भी आ गई वोट। एक बार वोट्स डल गई तो उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है, लाइक हाउ डू वी डिसाइड हु वन, हाउ डू वी डिसाइड कि जीता कौन। भाई क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आप क्या कह सकते हो, या तो जितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, कि क्या कोई और मेथड भी है डिसाइड करने का। तो the method used to determine the winner of elections once the voting is done, that is known as the systems of election. तो basically system of election क्या है, on the basis of method used to declare elected candidate, ये बताना कि जीता कौन है, उसका मेथड क्या होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तो अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस हैं कौन कौन से इंडिया के अंदर। दो चलते हैं बेसिकली, और लॉजिकली स्पीकिंग दो ही हो सकते हैं। लेट्स सी, एक इंडिया का जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम। एक मेथड जिससे आप विनर डिक्लेयर कर सकते हो या तो हो सकता है एफपीटीपी सिस्टम, एक हो सकता है पीआर सिस्टम, तो क्योंकि आप पंजाब से हो तो मैं बता दूं, ये कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की पीआर की बात नहीं, और ये कुछ और है ना। फुल फॉर्म लिखवा देते हैं इसके अंदर, तो लिख लो, वेरी बैड जोक बट कोई बात नहीं, राइट डाउन। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और पीआर सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये समझा देता हूं मैं क्या होता है। वोट डल गई एक बार, लेट्स से जितनी भी वोट डली हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100% वोट्स डल गई, परसेंटेज में लेके चलते हैं आसान होगी, जितनी भी डली। भाई डायरेक्ट से डली या इनडायरेक्ट वो अलग क्राइटेरिया, अभी ऊपर देखा ना। तो वोट डल गई, 100% वोट्स डली हैं। लेट्स से
तीन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे चंडीगढ़ की पोस्ट के लिए। समझो, उसके बाद लिखवा दूंगा, मैं लिखूंगा, सारी चीज आपको दिख जाएगी, ये टेबल ही समझना है बस। बहुत प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को, तो ध्यान से देखो। तो अब देखिए, लेट्स से एग्जांपल, चंडीगढ़ की पोस्ट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डजंट मैटर, तीन लोग खड़े हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। तीन लोग खड़े हैं, ए, बी एंड सी। और लेट्स से एक और बटन है आजकल, वो भी चलता है, नोटा, किसी को वोट ना करना, नन ऑफ द अदर, राइट, या जो भी है। अब देखिए, चंडीगढ़ में 100 वोटर्स थे, 100 लोगों ने वोटिंग करनी थी, 100 लोगों ने वोटिंग करनी थी। अब वोट डालने वाला मेथड तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों ही महाकरप्ट हैं, तीनों ही महाकर एबीसी बहुत गंदे लोग हैं, ढंग से काम नहीं करते। तो वोटर्स को ये पसंद नहीं थे, तो हुआ क्या, वोटर्स को ये पसंद नहीं थे, 96 लोगों ने नोटा प्रेस कर दिया या वोट ही नहीं करने आए। उन्होंने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया कि ये तीनों ही चोर है, हम नहीं जितवाना चाहते इन्हें। एक एक इन्होंने खुद को वोट डाली, ए ने खुद को डाली, बी ने खुद को डाली, सी ने खुद को डाली, सी ने खुद को डाली, है ना। तीन वोट हो गई, और एक और बच गई, 99 होगी, एक और बच गई। एक लेट से बी को मिल गई थी, बी को एक और कोई बंदा था जिसने बी को एक और दे दी थी। तो बेसिकली बी गेट्स 2 वोट्स, ए एंड सी 1-1, एंड नोटा गेट्स 96। इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी ने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। इफ 96% ऑफ द पीपल आर सेइंग नो टू ऑल थ्री ऑफ देम, डेफिनेटली डेमोक्रेसी हैव रिजेक्टेड देयर कैंडिडेचर, है ना, ऐसा ही हुआ है, रिजेक्ट कर दिया। बट आप देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सिंपल सा मेथड है, ये क्या बोलता है, जितनी भी वैलिड वोट्स डले, इसको तो इनवैलिड मान लेते हैं हम, क्योंकि जो जिसने किसी को वोट ही नहीं करी वो इनवैलिड मान लेते हैं, इसे काउंट नहीं करते हम। टोटल वैलिड वोट्स मतलब कौन वोट डालने आया, कितनी वोट्स डली, टोटल वोट्स 4 डली, जितनी भी वोट वैलिड वोट्स डले, और जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हों, जिसको तीन जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, उनमें से जिस कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से एक भी ज्यादा वोट मिल गई, द पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड विनर। इन शॉर्ट, इन दिस सिस्टम बी विल बी डिक्लेयर्ड विनर। डेमोक्रेसी का मजाक है, पर ये है। से आप समझ रहे हैं, फिर से समझो, जितनी भी वैलिड वोट्स चले, जितनी भी वैलिड वोट्स चले, उसमें से जिस उसमें से किसी भी कैंडिडेट ओके, देखिए आपको मेथड समझ आ रहा है। मेथड के अंदर क्या है, बाकी कैंडिडेट से बस आपको ज्यादा वोट मिलनी है। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है, आप बाकी कैंडिडेट्स को हटा दो। लेट्स से बी और सी के लिए जो भी वोट करने जाना है, आप उसे रोक दो, आप उसे वोट ही ना करने जाने दो, आप उसे वोट ही ना करने जाने दो, आप जीते माने जाओगे, आप जीते माने जाओगे। चाहे आपको एक ही वोट डले, लिटरली, हाइपोथेटिकल ही, पर इसके अंदर एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि एक बंदा सिर्फ एक वोट से भी जीता माना जा सकता है। शर्त बस इतनी है, बाकी कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले, 0। एक वोट से जीत जाएगा बंदा, आप मान सकते हो। 30 करोड़ लोग वोट करने आए और बंदा एक वोट से जीत जाए, बस क्यों, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स को कम वोट मिली थी, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स को कम वोट मिली थी, है ना। तो ये वैसे हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द मॉडल। तो हमारे यहाँ क्या होता था, हम बाकी कैंडिडेट्स को या तो बिठा, आपने सुना होगा दैट पर्सन वो बैठ गया इलेक्शंस में। बैठ गया का मतलब ऐसे नहीं चल रहा था बैठ गया, बैठ गया का मतलब होता है कि वो इलेक्शंस में खड़ा था, एबीसी खड़े थे, बी और सी को डराया धमकाया, पैसे दिए, वो बाद में इलेक्शन से वापस हो जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जीत कौन गया, ए, चाहे वो डले या ना डले।
देखो एक बंदा खुद को तो वोट करता ही है ना, खुद को तो वोट करता ही है कोई ना कोई। तो ये मेथड बहुत अजीब है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऐसा देखो, अभी बंगाल इलेक्शंस के अंदर ये क्रिटिसिज्म आया है। बंगाल इलेक्शंस में ऑपोजिशन का क्या कहना है कि जहां पर उनकी स्ट्रांग होल्ड था, लेट्स से ये लालू प्रसाद यादव वगैरह का जहां पे स्ट्रांग होल्ड था, जहां पे वो जीतने ही थे, वहां पर पटना के अंदर लोगों को वोटिंग बूथ तक ही नहीं जाने दिया पुलिस ने। उन्होंने क्या बोला, रास्ते ब्लॉक कर दिए, कह दिया आगे नहीं जा सकते कुछ। क्यों? क्योंकि वो वोट करने जाते तो हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाती। तो जिन लोगों के, इसलिए जो पावर में है वो बहुत मिस यूज करता है एफपीटीपी सिस्टम का। क्यों? क्योंकि आपको कम वोट्स मिले चल जाएगा, बस आपको इतना इंश्योर करना है कि आपके साथ वाले को आपसे कम वोट मिले। उसका तरीका क्या है? डरा दो, धमका दो, पहुंचने ना दो। और अगर पहले हम क्या करते थे, लेट्स से मेरे को पता है कि पटना के अंदर आप जीतोगे, आपकी वोट ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे लोगों ने वोट कर दिया, आपका बैलेट बॉक्स में, डब्बे में पहले बैलेट बॉक्स होते थे, सामान पड़ा है, मैं जाता था पूरी इंक उल्टा देता था उसके अंदर, तो जितनी भी वोट थी वो इनवैलिड हो जाती थी और मैं जीता हुआ माना जाता था। तो एफपीटीपी सिस्टम सिंपल, एकदम सिंपल, जितने लोग खड़े हैं, जितनी वैलिड वोट्स डलेंगी, जितनी वैलिड वोट्स डलेंगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा, चाहे वो कितनी भी हो। एक वोट से भी वो जीत सकता है, एक वोट से भी वो जीत सकता है। ध्यान से देखिए, आज तक 2019 तक, ध्यान से देखिएगा, आज तक 2019 के इलेक्शंस लोकसभा के जो हुए हैं, इंडिया में ऐसी कोई भी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट नहीं बनी है, लेट्स से अब तक इंडिया में कोई भी ऐसा पीएम नहीं आया है जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो। मतलब लेट्स से बीजेपी को 2019 में 37.5% वोट मिले हैं, बस सिर्फ 37.5, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर में है। सबसे ज्यादा राजीव गांधी को मिले थे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद, बाय सिंपैथी थी 48%। तो आप देखिए, इंडिया में आज तक आपका ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जो ये बोल सके, जो ये बोल सके कि जनता ने उसे भेजा है, क्योंकि मेजॉरिटी से ज्यादा लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था, अगर आप देखो। लेकिन वो फिर भी क्यों जीत गए? क्योंकि बाकी लोग शायद उनसे कम वोट लेके आए। आप समझ रहे हैं? यहां पे तो 1% वोट से भी आप पीएम बन सकते थे। व्हाट अबाउट नेहरू जी? हाँ, सबका कम था। नो बडी गॉट 50 से ज्यादा, नो बडी गॉट 50 से ज्यादा। 1950 से जब से इलेक्शन हुए हैं, नो बडी गॉट दैट, नो बडी गॉट दैट। आर यू गेटिंग दिस? तो आप देखिए, फर्स्ट पास तो सबसे ज्यादा सीट्स राजीव गांधी को थी हमारी हिस्ट्री के अंदर, सबसे ज्यादा राजीव गांधी को थी, और वो सिर्फ 48% के अंदर थे। तो जब ये कहते हैं ना जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, कुछ नहीं जनता ने चुना, मैक्सिमम जनता ने मना किया है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? ये क्रिमिनल्स की एंट्री अलाउ करता है पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि आप देखिए, आप 25-30% वोट लेके जीत सकते हैं, 25-30% चाहिए, बाकी लोगों को बिठा दो आप, क्या दिक्कत है? देखिए ध्यान से समझिए क्या है। इंडिया में हिंदूज कितने परसेंट है? 80%। 80%। इसमें से 50% हिंदूज या 60% हिंदूज वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, या आगे जाके तो 80 के 80% एलिजिबल हो जाएंगे, 80 के 80 एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 25 से 30% लेके भी आप सीट जीत जाते हो, क्योंकि एफपीटीपी चलता है हमारे यहाँ 25 से 30। पर आप देखिए, अगर कोई एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करे, सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करे, हिंदूज को, कि धर्म बचा देंगे, मुगल राज आ जाएगा, आपको यहां ले जाएंगे, आपको वहां ले जाएंगे, हम नहीं आए तो एलियन आ जाएंगे और हिंदू धर्म को खत्म कर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, लाइक वो ये कर दे, वो ये कर दे, तो आपको नहीं लगता इनका तो जिंदगी सेट है? इनकी जिंदगी सेट है। क्यों? क्यों डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना, जब धर्म के नाम पे वोट मिलती है, जब धर्म के नाम पे वोट मिल सकती है, और इनमें से आपको 40% ने भी वोट दे दिया, आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पावर में आ जाएंगे, 300 से ज्यादा सीट। क्यों? क्योंकि आपको एफपीटीपी है। बाकी इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि वोट्स बट जाती हैं और आप जीतते नहीं। आपने सुना होगा, कम वोट लेके भी आप ज्यादा सीट जीत सकते हो इसके अंदर, एक वोट लेके आप एक सीट जीत जाओगे, ये कैसी मेजोरिटी हुई? है ना? आप देखिए, आप मुस्लिम्स को, इन शॉर्ट, एफपीटीपी के अंदर मेजॉरिटी पार्टी डोमिनेंस आती है, क्योंकि माइनॉरिटीज को इसके अंदर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कितना भी कर लें,
उनसे ज्यादा कोई ना कोई और सीट ले जाएगा, लोग उसके अंदर ज्यादा होते हैं। तो एफपीटीपी जो सिस्टम होता है, इट डज नॉट ट्रांसलेट द वोट्स कास्टेड इनटू वोट्स। हिसाब से बीजेपी को 37.5% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, जितना उन्हें वोट मिला है जितना, लेकिन आप देखिए उन्हें 55% सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि कम वोट लेके भी आप ज्यादा सीट जीत सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एफपीटीपी। इंडिया ने लोकसभा में एफपीटीपी चुना था, इसलिए तो क्रिमिनल्स आसानी से घुस जाते हैं। क्यों? उन्हें बस दूसरे को मना करना है वोट करना है, डरा दो, धमका दो, खरीद लो, 20 से 25% सीट से जीत जाते हो आप हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चलती फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। वाई ढंग से नहीं चलती? आप देख ही रहे हैं, आज तक तो चली नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज तक तो चली नहीं है। एफपीटीपी क्लियर हुआ कि बस जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, उससे ज्यादा जिसको वोट मिलेगी डिक्लेयर कर देंगे इलेक्टेड। तो बहुत आसान है ये जीतना, है ना। सर व्हाई डिड वी चूज दिस देन? सिंपल, सस्ता है। दोबारा दोबारा इलेक्शन, लेट्स से इस केस के अंदर बाकी कंट्रीज में क्या होगा, री इलेक्शन, कि भाई सिर्फ 3% वोट्स आई हैं, 4%। आपको लगता है इंडिया बार बार इलेक्शंस करा सकता है? तो हमने इनएक्सपेंसिव, ये हम लिखेंगे व्हाई इंडिया चूज एफपीटीपी फॉर लोकसभा इलेक्शंस एंड सीएम इलेक्शन, क्योंकि ये सस्ता है। बार बार अभी पीआर सिस्टम तो समझ लो, ये सस्ता है, आसान है समझना। अभी पीआर सिस्टम समझाऊंगा, देखना कैसे समझेंगे आप। राइट, पहले दोनों समझ लेते हैं। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी एफपीटीपी में ढंग की नहीं दिख रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ढंग की नहीं दिख रही है, माइनॉरिटीज अच्छे नहीं रहेंगे एफपीटीपी में, क्योंकि वो कितना भी कर लें, दूसरे लोगों की तो पॉपुलेशन ऐसे ज्यादा ही है। चलो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी समझ लो, फिर लिखवाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझ लो क्या होता है। पीआर सिस्टम, पीआर सिस्टम इससे उलट है। पीआर सिस्टम के अंदर ये नहीं है कि जिसको ज्यादा सीट मिल गई वो जीत गया, नो। पीआर सिस्टम कहता है अगर आपको जीतना है, आपको एक कोटा लगेगा जीतने के लिए, और वो कोटा मेजॉरिटी होनी चाहिए। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही बंदा चुना जाना है, तो आपको 50% से ज्यादा जिसको मिलेगी वही जीतेगा, और वो तो एक ही बंदे को मिल सकता है। सी 50% से ज्यादा तो एक ही केस हो सकता है जो एक ही बंदे को मिल सकता है, बाकी सबको फिर 50 से कम मिलेगा। तो पीआर सिस्टम तब तक नहीं विजेता घोषित करेगा जब तक किसी को कोटा ना मिले, चाहे किसी को कितनी भी सीट मिले। कोटा का फॉर्मूला भी है, आप बस 51% मेजॉरिटी याद रखो। कोटा मैं फिर भी बता देता हूं इसके अंदर क्या है। टोटल वैलिड वोट्स की वोट्स कितनी डलेंगी, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड। मेजॉरिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड। ज्यादातर एक ही सीट हम करते हैं, एक हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टू बी इलेक्टेड +1+1। तो आप देखो, लेट्स से 100% वोट्स डली हैं, एक सीट पे विजेता घोषित होना है, चंडीगढ़ की एक सीट है जिसके लिए लड़ रहे हो, +1+1 दैट इज 51%। तो ये हमेशा इंश्योर करेगा कि जिसको भी वोट मिले वो मेजॉरिटी हो, जिसको भी वोट मिले उसे मेजॉरिटी जनता ने चुना हो। तो अब इस मॉडल के अंदर देखो क्या होगा, इस मॉडल के अंदर क्या होगा, पहले केस में यहाँ पे एबीसी वाले केस में, इस केस के अंदर यहाँ पे नो विनर आ जाएगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि किसी को भी 51% नहीं मिला एबीसी में से। एफपीटीपी में क्या था, हमने बस ये देखा किसको ज्यादा वोट मिली है, चाहे 1% हो, 2% हो। इसके अंदर जब तक 51% किसी को नहीं मिलेगा, विजेता घोषित नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमने ये नहीं चुना। क्यों? हम इलेक्शन ही कराते रहते पूरी जिंदगी। हालांकि हम अभी देखेंगे पीआर सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, पर आप देखिए नो विनर, जब तक कोटा नहीं मिलेगा नो विनर। लेट्स से ए बी सी नोटा, 100 वोट्स हुई, इसको मिली 49, इसे मिली 7, इसे मिली 8, बाकी को नोटा, बाकी को नोटा। इस केस में भी नो विनर। क्यों? किसी को 51 नहीं मिला। एफपीटीपी होता तो अब तक ए जीत चुका होता, एफपीटीपी होता तो अब तक ए जीत चुका होता। पीआर में नहीं जीतेगा, पीआर में नहीं जीतेगा अनलेस ए को मिले 51, बी को मिले 7, सी को मिले 8, देन ओनली ए इज विनर, देन ओनली ए इज विनर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। पीआर सिस्टम का फायदा क्या है, ये इंश्योर करेगा कि मेजॉरिटी ही आए। लाइक डेमोक्रेसी में जो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं वो ही बंदा जीते। क्रिमिनल्स के लिए मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि एफपीटीपी में क्या होता है, वो बी और सी के बंदों को वोट करने से रोक देते हैं, वोट करने से रोक देते हैं, डरा के धमका के बूथ कैप्चरिंग करके रोक देते हैं, और खुद जीत जाते हैं कि उसे वोट नहीं डली तो मैं जीत गया। जैसे अभी बिहार इलेक्शन में हम कह रहे हैं ना कि वो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे बंदों को वोट ही नहीं करने जाने दिया, पुलिस ने उन्हें रोक ही दिया, तो उन्हें वोट नहीं करने जाने दिया, आप जीत गए। लेकिन आप देखिए इस केस में ना करने दो, इन्हें 0-0 भी वोट मिले फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 51 से कम है, जो कि मुश्किल होता है, 51 इज वेरी डिफिकल्ट लोगों को कन्विंस करना, अगर आपके पास 51 से परसेंट है, आप भी नहीं जीतने वाले। तो इसके अंदर आपको अपना मेरिट ज्यादा दिखाना है रादर देन दूसरों का डीमेरिट। सी आपको क्यों लगता है हमारे यहाँ इतनी गंदी राजनीति क्यों होती है? क्यों एक पार्टी दूसरे पार्टी पे पर्सनल रिमार्क्स करती है? देखिए दोनों के प्रोफेशन है, मैं मानता हूं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबके प्रोफेशन है, लाइक ये नेता है, तो ये अपनी पार्टीज की खूबियां गिनाए। लेकिन आपने हर इलेक्शन में देखा है कि अपनी खूबियां तो कम ही गिनाते हैं, ये दूसरे पे ऐसा गंदे गंदे आरोप लगाते हैं कि आपका विश्व इंडिया में पॉलिटिक्स एक गाली बन के रह गया है। 50% वैलिड वोट्स और पॉपुलेशन वैलिड वोट्स, जो वोट करने आएगा ना, वोटिंग करने डलने के बाद आता है ये सिस्टम। सी ऊपर बताया ना मैंने आपको, वोटिंग डल गई, 100% वोटिंग डल गई, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे एफपीटीपी चलाना है या पीआर चलाना है, बाद में डिसाइड होता है ना। तो वैलिड वोट्स, तो आप देखिए, दिस इज द मॉडल दैट ट्राई टू टेल यू दिस। इंडिया में पॉलिटिक्स एक गाली बन के रह गया कि तू तो पॉलिटिक्स करता है, आप किसी को बोलते हो तो आप गलत ही बोल रहे हो ना उसे। ऐसा क्यों हुआ है? एफपीटीपी की वजह से। क्योंकि हर पार्टी को एक चीज पता चल गई कि हम खुद जीते या ना, हम में कुछ अच्छाई है कि नहीं, दूसरे में बुराई। आप देखिए रूलिंग पार्टी आज बार बार क्या बोलती है, जैसे ही आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हो, वो क्या बोलते हो कि आप राहुल बाबा लाओगे, राहुल बाबा को बात करते हुए देखा है। तो वो अपनी खूबियां भूल ही जाती है, वो आपको सडनली ये बताने की कोशिश करती है कि तो बुरे हैं, दूसरे देखा है। एमएसपी स्टैट्यूटरी बैकिंग कर दो, गवर्नमेंट कहते कांग्रेस के टाइम पे था। तो वो अपनी खूबी बताने की बजाय दूसरे के फ्लॉज हाईलाइट करते हैं। सी क्यों दिल्ली इलेक्शन के अंदर केजरीवाल जो है, वो क्या गा रहे थे, वो हनुमान चालीसा गा रहे हैं। भाई वो पर्सनली उन्हें हनुमान, भाई मेरे को पूरी नहीं आती हनुमान चालीसा, तो क्या मैं हिंदू नहीं हुआ? सी व्हाट अ इलॉजिकल थिंग टू डू। मेरे को नहीं आती पूरी वो हनुमान चालीसा, तो क्या मैं हिंदू नहीं हो गया? और आप देखिए केजरीवाल को क्यों सुनानी पड़ी, वो तो खुद आईआरएस है, क्यों सुनानी पड़ी उन्हें? उन्हें इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि ऑपोजिशन ने उन्हें इतना गिरा दिया ये कह के कि ये तो मुस्लिम है, ये तो मुगल एजेंट है, ये कहां से हिंदू हो गया। तो आप देखिए एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने आईएएस का पेपर निकाला है, आईआईटी से कोचिंग करी है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है, उस बंदे को भी इस लेवल पे गिरना पड़ा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया के सामने दिखा रहा है। क्योंकि हम अगर पीआर सिस्टम होता ना, तो केजरीवाल आसानी से ये बोल सकता था कि मेरे को आती है या नहीं आती है डजेंट मैटर, आपको आती है सुनाते रहो और वोट ले लो, आप अपनी खूबियां गिनाते रहो सर। बट अगर बाकियों को रोक दिया वोट करने से, तो भी तो दे कैन गेट 51 मेजोरिटी। हाँ वो तो है ही, वो तो फिर भी है, पर 51 आप देखिए वैलिड वोट्स भी तो जितने भी डलेंगे वो डिफिकल्ट है अचीव करना। बहुत कम सेंटर्स पे ही होता है, पूरे उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं जैसे वो होता है। ऑब्वियसली अगर आप बाकियों को यहाँ पे वोट ना करने दें, डरा दे, धमका दे, तो पीआर सिस्टम भी रिग्ड हो सकता है, हर जगह हो सकता है। बट आई होप यू आर गेटिंग द की डिफरेंस। पीआर सिस्टम में एक बंदा तब तक नहीं जीतेगा जब तक क्या नहीं है, मेजोरिटी। एफपीटीपी में बंदा तब तक नहीं जीतेगा जब तक, लाइक तब जीत जाएगा जब उसके पास बाकियों से ज्यादा वोट हो जाए। अच्छा अब एक और चीज देखो, एफपीटीपी में डेमोक्रेसी बेटर चलेगी या पीआर सिस्टम में? यस नो में जल्दी जल्दी, एफपीटीपी में बेटर डेमोक्रेसी या पीआर में? पीआर में, वेरी गुड। माइनॉरिटी पार्टी ज्यादा बेटर कहां पे अपना व्यूज रख सकती हैं, पीआर में या एफपीटीपी में? माइनॉरिटी पार्टीज एक देश में, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम सिख वो हैं, पीआर में क्यों? क्योंकि अब मेजोरिटी उनके पास जाएगा, यार मेरे को वोट कर दो, क्योंकि उन्हें पता है 51% चाहिए। एफपीटीपी में तो आप मेजोरिटी बंदे को कन्विंस करो और जीत जाओ। तो एनी हाउ फॉर डेमोक्रेसी पीआर इज गुड, वी विल सी व्हाट हैपेंस। अगर कोई नहीं जीतता तो वो अलग स्टोरी है। अभी आपने फुल फॉर्म लिखी है, चलो डिफरेंस भी लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है एफपीटीपी,
सेकेंड पॉइंट, एफपीटीपी आपको सब बता दिया, इसके अंदर हम लिखते हैं बस, अंडर सच सिस्टम, under such system, under such system, a candidate is declared elected. Under such system, a candidate is declared elected. A candidate is declared elected if he secures, if he if he secures relatively more, if he secures relatively more, if he secures relatively more number of valid votes, relatively more number of, तो एक वोट से भी जीत सकता है वो, रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। सी हमारे यहाँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, और उसका एक रीजन ये भी है, द यूज ऑफ एफपीटीपी सिस्टम, क्योंकि कम वोट जीत जाता है, उसे 51 थोड़ी है। रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ वैलिड वोट्स देन द अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, देन द अदर contesting candidates, than the other contesting candidates. I hope definition clear है। और इस केस में in such a system, सी क्राइटेरिया याद रखो बस, हम इलेक्शन विजेता घोषित करने के लिए पीआरए एफपीटीपी बोलते हैं। इन सच ए सिस्टम अ कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, इन सच ए सिस्टम अ कैंडिडेट विल बी, a candidate will be declared elected, a candidate will be declared elected, will be declared elected only if he secures, only if he secures, only if he secures a required quota, a required quota, ब्रैकेट में 51%, मेजोरिटी चाहिए। फॉर्मूला भी लिखना है तो लिख लो कोटा का, वैसे जरूरत नहीं है। कोटा इज टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स जितनी भी 100% डलेंगी, नंबर ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड +1 क्योंकि मेजोरिटी चाहिए, 51 ही आता है, +1 है ना। डेफिनेशन क्लियर हो गई दोनों की, हम समझा चुका हूं मैं, तो हम बस लिख रहे हैं सीधा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड, थर्ड पे आ जाइए। दैट इज इट डज नॉट, इट डज नॉट faithfully, it does not faithfully translates, it does not faithfully translates, faithfully मतलब completely translates the votes casted, the votes casted into seats one, into seats one, into seats one, into seats one. So I hope this is clear, है ना। ये फेथफुली नहीं ट्रांसलेट करता कितनी वोट्स डली हैं और कितनी सीट्स आप जीते हो, क्योंकि बंदा एक वोट डलने के, 1% वोट लेने के बाद भी पूरी सीट ले सकता है, 100% सीट्स ले सकता है। हमने देखा ही ना, 37% वोट शेयर लेने वाली पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पे बैठी है, क्योंकि आप देखिए आपको 51 थोड़ी ना चाहिए, आपको बाकियों से ज्यादा वोट चाहिए। और यहां पर तो पर मेजोरिटी होगी, जितनी वोट डलेंगी उसके हिसाब से सीट मिलेगी। इट फेथफुली ट्रांसलेट्स, it faithfully translates the votes casted. That's a third point. It faithfully translates the votes casted into seats one. The votes casted into seats one. Into seats one. है ना, ये ऐसे होगा। Next, the chosen candidate, the chosen candidate, the chosen candidate, the chosen candidate might not represent, the chosen candidate might not represent, might not represent will of people, inverted commas में। क्यों? कम लोगों से वोट लेके आप जीत जाओगे ना, मेजॉरिटी ने आपको नहीं चुना, विल ऑफ पीपल, राइट।
यहां पे द चोजन कैंडिडेट the chosen candidate will be the chosen candidate will be true representative of democracy. मेजोरिटी चुनेगी आपको, will be true representative of democracy, true representative of democracy, है ना, मेजोरिटी बिल्कुल आपको। नेक्स्ट एक ही टेबल है, ध्यान से लिख लेंगे, समझ लेंगे। फिफ्थ, सी इट माइट रिजल्ट इन, माइट का इंडिया में तो हुआ ही है, इट माइट रिजल्ट इन माइनॉरिटी गवर्नमेंट, इट माइट रिजल्ट इज माइनॉरिटी डेमोक्रेसी, कि कम लोग वोट लेके पावर में आ जाए, माइनॉरिटी डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल सी, माइनॉरिटी का मतलब वो नहीं है जो हमारे यहाँ कास्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब है कम वोट्स लेके पावर में आना। फॉर एग्जाम्पल टिल 2019, क्योंकि इलेक्शंस हमारे 2019 के ही हुए थे लास्ट, टिल 2019 all the ruling parties at center all the ruling parties at center never had more than 50% vote share, never had more than 50% vote share, more than 50% vote share। 2019 में बीजेपी को है 37.4%, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ राजीव गांधी को मिला था 1984 में। 1984 के अंदर बेसिकली कांग्रेस राजीव गांधी को 48%, क्योंकि सिंपैथी वोट शेयर। तो आप देखिए माइनॉरिटी है, कम वोट लेके अब तक हमारी सच में कोई डेमोक्रेसी चली नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि जितने भी पीएम बने हैं उन सबके पास 50% से कम वोटिंग शेयर था। पर यहां पे तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन, इट विल ऑलवेज, तो डेमोक्रेसी के लिए बेटर है, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन मेजॉरिटी डेमोक्रेसी, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन मेजॉरिटी डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी डेमोक्रेसी। सर अगर मेजॉरिटी का मतलब है कि जिसको वोट शेयर भी हो ना सीट्स जीतने के लिए, वरना माइनॉरिटी डेमोक्रेसी में भी जीत, देखो जो भी पीएम बनता है उसके पास मेजॉरिटी तो होती है, उसके पास तो मेजॉरिटी होती है। हम यहाँ पे जो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कम से कम वोट शेयर भी हो उसके पास, उतना लोगों ने भी उसे चुन के भेजा हो। सीट्स की तो मेजॉरिटी होती है, हम वोटिंग शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, द पावर शेयरिंग, द पावर शेयरिंग, the power sharing between the power sharing between parties and interest groups, power sharing between parties and interest groups is not visible। सी इसका मतलब क्या है, एफपीटीपी में मेजॉरिटी जिसके पास पार्टी, लेट्स से इंडिया के केस में हिंदूज, उनको बाकी पार्टीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अकेली 80% लोग हैं, आप वैसे ही जीत जाएंगे, आपको पता है ना, आप वैसे ही जीत जाएंगे। लेकिन पीआर में क्योंकि आपको 51% वोट शेयर चाहिए, तो आप बाकी पार्टीज के पास जाते हैं कि यार मेरे को भी वोट कर दियो। तो यहां पर कोalition गवर्नमेंट का स्कोप होता है, छोटी पार्टीज भी अपना व्यू पॉइंट रख सकती है, क्योंकि अब उनकी वोट मैटर करती है, एफपीटीपी में तो मैटर नहीं करती है। तो राइट डाउन यहाँ पे सिक्स द पावर शेयरिंग, द पावर शेयरिंग between parties and interest group, between parties and interest parties and interest groups is more visible, is more visible, is more visible, है ना, यहाँ पे होता है। दो और पॉइंट है। सेवेंथ इज it does not encourage, it do not encourage, it does not encourage, it does not encourage
माइनॉरिटी पार्टीज। सी हम ये नहीं कहते, ये नहीं कहता माइनॉरिटी पार्टीज को काम नहीं करना चाहिए, पर उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। पर यहाँ पे इट एनकरेजेस, क्योंकि उनकी वोट मैटर करती है, तो वो मेजोरिटी पार्टी को बोल सकती है हमारी बात भी रखना। इट एनकरेज इट एनकरेज minority parties it encourage minority parties access to representation minority parties access to representation representation है ना। अच्छा, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा अब तक जो अपने ऊपर लिखा है, पर एक बार लिखो, मैं समझाता हूं। एफपीटीपी फेवर्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव और यहां पर एट पीआर फेवर्स parties access to power due to power sharing and alliances सी एफपीटीपी इंडिविजुअल इनिशिएटिव के लिए तो ठीक है। देखो, एक बंदा लेट्स से आपको चंडीगढ़ में इलेक्शन लड़ने हैं खाली, वो ठीक है, लेकिन पूरे देश में या पूरी स्टेट में लड़ने के लिए आपको पार्टी बनानी पड़ती है। इट्स लाइक दिस बेसिकली, है ना। तो आप देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एफपीटीपी से इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है, राइट। आप अकेले इलेक्शन लड़ सकते हैं चाहें तो, पर एक आधी सीट ही जीत पाएंगे, एक सीट जीत पाएंगे। लेकिन पार्टी को पावर शेयरिंग और ग्रुप और अलायंस बनाने का ज्यादा एक्सेस कहां पे है? पीआर के अंदर। क्योंकि एफपीटीपी आसान है, आपको बस बाकी कैंडिडेट्स हटाने हैं। पीआर के अंदर आपको पूरा सिस्टम ढूंढना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप देखिए, दिस इज द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पीआर सिस्टम कभी भी अकेले नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर ये अकेले आया तो आपको देखो एक क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं। अगर कोई ना जीते, इफ देयर इज अ केस ऑफ नो विनर, तब हमें क्या कर, इसने ये तो बताया ही नहीं कि जब कोई भी विनर नहीं है तब हमें क्या करना है, ये तो इसने बताया ही नहीं। तो पीआर सिस्टम हमेशा ये बताता है जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो विजेता तो हमें पता है कैसे घोषित होगा, बट व्हाट इफ वो ना जीते। पीआर में तो कुछ भी हो जाए, विनर तो डिक्लेयर होगा ही, क्योंकि किसी ना किसी को एक वोट तो मिली होगी, है ना। लेकिन पीआर के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे होंगे कि हो सकता है लोग ना जीते। 50% चांसेस आर दैट पीपल माइट नॉट विन। तो इसे बताना पड़ेगा अगर कोई ना जीते तो क्या करना है। तो आप इसी के अंदर इसे नीचे लिख लीजिए, इसी के अंदर नीचे लिख लीजिए ऐसे नोट बना के, दैट इज टूल्स फॉर पीआर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। पीआर को चलाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, सी वैसे तो पीआर अकेला काफी है अगर कोई जीत जाए, ना जीते तो इसे बताना पड़ता है कि हम क्या करेंगे। तो इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो। सो व्हाट आर द टूल्स? सबसे पहला होता है, बेस्ट तरीका होता है री इलेक्शन। तो हम उस केस में इस टूल को क्या बोलते थे? पीआर प्लस आर ई, री इलेक्शन। लेट्स से किसी को 50% ना मिला तो फिर से इलेक्शन करवा दो जब तक किसी को 51 ना मिले। बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सिर्फ आप समझ रहे हो हमने क्यों नहीं पीआर चुना? कितना महंगा हो जाएगा ये। तो आर यू गेटिंग दिस? अगर आप पीआर प्लस आर ई क्या है, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर से इलेक्शन करा दो, ये पहला मॉडल है। दूसरा टूल ये हो सकता है, या क्या हो सकता है? टू बैलेट सिस्टम, दैट इज टू बैलेट सिस्टम, पीआर प्लस टू बैलेट सिस्टम। अच्छा ध्यान से देखिएगा,
ये सिस्टम तभी इंप्लीमेंटेशन में आएंगे इफ नो वन गेट्स मेजोरिटी, नो वन गेट्स कोटा। वरना तो पीआर अकेला ही काफी है विजेता घोषित करने के लिए। पर अगर किसी को कोटा ना मिले तो क्या करना है वो बता रहा है। टू बैलेट सिस्टम देखो क्या है। लेट्स से, लेट्स से एक जगह पे इलेक्शंस हुए, लिखवा रहा हूँ, एक जगह पे इलेक्शंस हुए, चार कैंडिडेट्स ए बी सी डी। ए को मिला 20%, बी को मिला 29%, इसे मिला 10%, इसे मिला वट एवर 7%, बाकी नोट आया जो भी, है ना, ऐसे मिला। तो जीता कोई नहीं। अगर री इलेक्शन होता तो सब फिर से री इलेक्शन पे जाते। टू बैलेट सिस्टम थोड़ा बेटर है, अफगानिस्तान में चलता है, बहुत बेटर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जब पहले इलेक्शन जो है कोई किसी को मेजोरिटी ना मिली, हम सिर्फ टॉप टू कैंडिडेट्स उठाते हैं जिन्हें पहले राउंड में सबसे ज्यादा वोट मिली हो। जैसे हमारे के केस में ए और बी, बाकी सबको कम मिली थी, इनको मैक्सिमम वोट्स मिली थी। इन दोनों को उठा के हम क्या करवा देते हैं, इन दोनों का री इलेक्शन। तो आप देखिए पहले केस में सब री इलेक्शन में जा रहे हैं, दूसरे केस में सिर्फ वो लोग री इलेक्शन पे जाते हैं टॉप टू बंदे जिसको पहले राउंड में सबसे ज्यादा वोट मिली थी। फायदा क्या है, अगर दो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 100% वैलिड वोट्स डलेंगी, तो किसी ना किसी को तो 99% चांसेस है कोई ना कोई मेजोरिटी लेके आएगा। सिर्फ एक चांस है कि दोनों को 50-50 मिल जाए। वरना क्या हो सकता है, तो 51-49, वो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता है। अगर सिर्फ दो बंदे इलेक्शन लड़ेंगे तो सिर्फ 50-50 छोड़ के किसी ना किसी को तो मेजोरिटी मिल ही जाएगी। तो देखिए, पहले टूल के अंदर आपको पता नहीं है कितने री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, कितने री इलेक्ट। हाँ नोटा इनवैलिड ही है इसके अंदर, मैं वही मान के चल रहा हूँ। हाँ नोटा क्या होता है आगे देखेंगे। तो टू बैलेट सिस्टम और री इलेक्शन में फर्क क्या है, री इलेक्शन में हमें नहीं पता, हमें 20 इलेक्शन कराने पड़े विजेता घोषित करने के लिए। टू बैलेट सिस्टम में तो अगले ही इलेक्शन में पता चल जाएगा। वाई, क्योंकि दो ही कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। तो लिख लो, आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट डाउन। पीआर प्लस टू बैलेट सिस्टम क्या होता है, राइट डाउन। अंडर दिस, अंडर दिस, अंडर दिस, अंडर दिस only, under this only, uh, like ऐसे लिखो, under this, if if in first round, if in first round of voting, if in first round of counting, no one gets quota, no one gets majority, no one gets majority, the top two candidates, the top two candidates with maximum vote share, top two candidates with maximum vote share only goes for re-election, only goes for re-election। सिर्फ टॉप टू का री-इलेक्शन होता है ताकि हम पूरा वो खर्चे से बच जाए, अगले इलेक्शन में पता तो चल जाए कौन जीता है कौन नहीं जीता है ना। वरना री-इलेक्शन तो आप कराते रहो, क्या पता अगली बार भी ना जीते कोई, है ना, दिक्कत हो जाए। तो पीआर सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या चुना, इन दोनों देखो, इंडिया का रीजन फॉर नॉट गोइंग फॉर पीआर जनरली वाज दिस ओनली, कि चाहे तो आप टू बैलेट सिस्टम ले लो या री इलेक्शन ले लो, खर्चा तो है ना दोबारा इलेक्शन कराने का, हमारे यहाँ बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इलेक्शन कराने में। लेकिन एक और टूल है तीसरा, जो बिना दोबारा इलेक्शन करे भी पीआर को चला देता है, और उसे हम कहते हैं पीआर प्लस एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें इलेक्शन नहीं है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, पर हाँ विजेता घोषित करवा देंगे हम। देखो कैसे, तीसरा टूल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी से आपने देखा होगा पीआर प्लस एसटीवी। तो इसका मतलब क्या है, पीआर ही चलेगा, ये तभी चलेगा जब किसी को कोटा ना मिले। तो ये ध्यान से समझिए क्या है, इसमें दोबारा इलेक्शन नहीं है पर हमें कोटा चाहिए बेसिकली, है ना, वो वाली चीज है। तो अब देखो होगा क्या, हाँ इसके अंदर प्रेफरेंसेस देनी होती है आपको, जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं आपको इसके अंदर प्रेफरेंसेस देनी होंगी। प्रेफरेंसेस देने का क्या मतलब है, लेट्स से चार कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, चार कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिटेल में हम लिख भी लेंगे। चार कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं,
इलेक्शंस हो गए। अच्छा, जो भी बैलेट पेपर आपको मिलेगा, जो भी बैलेट पेपर मिलेगा, जो भी बैलेट पेपर मिलेगा, उस पे सी नॉर्मली हमारे यहाँ वोटिंग कैसे होती है, आप एक बंदे का नाम प्रेस करते हैं, आप एक बंदे का नाम प्रेस करते हैं। पर एसटीवी, जब पीआर एसटीवी के साथ चलता है तो हम क्या बोल देते हैं, लेट्स से 4 बंदे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 100 लोगों ने वोट करनी है, तो उन 100 के 100 लोगों को जो बैलेट पेपर दिया जाएगा वो अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि हम चाहते हैं बी जीते, हमने बी को। नॉर्मली अब तक आप वोट कैसे करते हो, सिर्फ बी पे क्लिक करोगे या बी पे मार्क इंक लगाओगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, आप प्रेफरेंस दे दो, आप चाहते हो बी की पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस सी की, तीसरी ए की, और चौथी डी की। जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं आप उन सबकी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं चाहता हूं बी जीते, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो ए, ए नहीं तो डी। ऐसे इलेक्शंस इंडिया में आपको पता नहीं होते, हम तो एक ही बंदे को वोट करते हैं क्योंकि हम तो एफपीटीपी पे चल रहे हैं। तो आप देखिए बैलेट बॉक्स के अंदर, बैलेट पेपर में आप जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सबकी प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबने वोट कर दी, लेट्स से वोटिंग का फर्स्ट काउंटिंग हुआ, फर्स्ट राउंड काउंटिंग। हमें तो कोटा चाहिए, जैसे ही कोटा मिल जाएगा वो जीत जाएगा बंदा, जैसे ही कोटा मिल जाएगा 51% विजेता घोषित कर देंगे, पीआर सिस्टम है। तो लेट्स से ए, सी हाइपोथेटिकल है, मैथ्स मूथ्स का ज्यादा ध्यान ना दो, कंसेप्ट समझो। लेट्स से ए को मिले 41%, बी को मिले 10%, सी को मिले 39%, सी को मिले 39%, और इसको मिले लेट्स से 10%, या जो भी मिला, जो भी इलेक्शन मिला, राइट, या हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, राइट, इसको मिले 15%, इसे मिले 5% रफली। ठीक है, ऐसा कुछ वोटिंग हुआ। क्या कोई जीता फर्स्ट राउंड के अंदर? सी एफपीटीपी होता तो अब तक ये जीत चुका होता, पर क्या कोई जीता इस पीआर सिस्टम के अंदर? कोई जीता? नो, बिकॉज नो बडी गॉट 51%। नो। तो अब पहले दो टूल क्या थे पीआर के, या तो री इलेक्शन करा दो या टॉप टू, मतलब ए और सी का री इलेक्शन करा दो। पर हम कह रहे हैं हमें दोबारा इलेक्शन नहीं कराने, हम नए मेथड पे आए हैं, एसटीवी। एसटीवी देखो क्या कहेगा। एसटीवी के अंदर फर्स्ट राउंड में अगर कोई नहीं जीता, फर्स्ट राउंड में जिस बंदे को सबसे कम सीट्स मिली हैं उसका नाम लिस्ट से खत्म, उसको हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे इलेक्शन की रेस से। क्योंकि आप देखो ये तो वैसे ही नहीं जीत रहा था, ये तो वैसे ही नहीं जीत रहा था, तो इसकी वोट्स ये रेस से बाहर। अब इसके सारे बैलेट्स पिक करे जाएंगे, ये 5% लोग जिसने इसे वोट करी थी, इसके बैलेट्स चूज करे जाएंगे। देखो उन सबकी पहली प्रेफरेंस तो डी थी, तभी वोट थी। अब हम चेक करेंगे कि उन सब ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। भाई किसी ने ए को दी होगी, किसी ने बी को दी होगी, किसी ने सी को दी होगी, और उसके हिसाब से उनकी सेकंड प्रेफरेंस इनमें बांट दी जाएगी। देखो डी वालों, जिन्होंने डी को वोट किया था, डी तो हार गया, लेकिन डी की जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो अब हम बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स में उस प्रोपोर्शन में बांट देंगे। तो हो सकता है इस, तो इसे कहते हैं देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द वोट ऑफ डी आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू अदर पीपल बिकॉज डी इज नो लॉन्गर इन द इलेक्शन रेस, है ना, ऊपर बट गई। तो अब देखिए हो सकता है ट्रांसफर होने के बाद 3 कैंडिडेट्स रह गए थे, ए बी सी। हो सकता है ए को मिल जाए 49, बी को मिल जाए 48, ऐसा कुछ हो जाए, चेंजेस हो गए, बी को मिल गए 48, और बचा हुआ 3% इसे मिल गया। लेट्स से ऐसा कुछ हो गया है, लेट्स से ऐसा कुछ हो गया है। तो आप देखिए अब भी कोई जीता नहीं जीता, ये सेकंड राउंड था, अब भी कोई जीता नहीं जीता। अब हमने डी की पहली प्रेफरेंस काउंट कर दी थी, तो फिर से एसटीवी चलेगा। अब सी को रेस से हटा दिया जाएगा, अब सी को रेस से हटा दिया जाएगा, और सी, अच्छा देखो सी को हटा दिया जाएगा, डी पहले ही हट चुका है, डी पहले ही हट चुका है। डी की फर्स्ट प्रेफरेंस डी को थी, डी जिन लोगों ने डी को वोट किया था पहली प्रेफरेंस डी को थी, वो हटा दिया था। उसकी सेकंड प्रेफरेंस हम बांट चुके थे, तो अब डी की कौन सी प्रेफरेंस बटेगी? थर्ड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस तो बांट दी, फिर भी कोई नहीं जीता, तो डी की तीसरी प्रेफरेंस इन दोनों में बढ़ जाएगी, ए को दिया होगा या बी को दिया होगा। सिमिलरली सी की पहली प्रेफरेंस सी को थी, हट गया। अब सी वालों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, वो इन दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो जो रेस से बाहर होता जा रहा है
उनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस बाकी जो बच गए लोग उनमें बंट जाती है। इसको कहते हैं एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब दो कैंडिडेट रह गए तो मैंने आपको बताया चांसेस क्या हैं कि 99% चांसेस हैं किसी ना किसी को मेजोरिटी मिलेगी। लेट्स से इसे 53 मिल गया, इसे 47 मिल गया, ए को डिक्लेयर कर दिया विनर। तो कोटा तो मिला ही है, पर हमने री इलेक्शन नहीं कराए, हमने प्रेफरेंस के बेसिस पे काउंटिंग करवा ली। तो ये सस्ता पड़ जाता है, ये सस्ता पड़ जाता है हमें। सर पहले सी की सेकंड या डी की थर्ड, दोनों साथ में जाएंगी। पहले सी की पहले डी की थर्ड जाएंगी, उस मतलब साथ में ही डी की थर्ड जाएंगी और सी की सेकंड जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो वो तो चलता ही रहेगा, वो बांटनी है हमें, वो जैसे मर्जी बांटो आप, राइट। अच्छा एक चांस है, लेट्स से 50-50 हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर हम टॉस कर लेते हैं। मजाक नहीं है, सच में टॉस है। तो अगर हमारे जहां पे हम पीआर चलाते हैं वहां पे 50-50 हो जाए, इतना सब हरकतें करने के बाद, तो भी तो हम टॉस कर लेते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखो, इंडिया गरीब देश था तो हम पीआर, हम डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं, हम पीआर चुनना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है 51% लाना मुश्किल है, डाइवर्सिटी है देश में। री इलेक्शन कराएंगे खर्चा बहुत होगा, टू बैलेट सिस्टम कराएंगे खर्चा बहुत होगा। तो अगर इंडिया को पीआर करना था तो इंडिया सिर्फ किस पे को यूज करता था? एसटीवी को, कि इसमें दोबारा इलेक्शन नहीं होते, कैलकुलेशंस होती हैं। पर आपको लगता है इलिटरेट लोगों को ये चीजें समझ आती उस टाइम पे? गरीब देश में देखो, आज लोगों को समझाने में बैंड बज जाता है, अभी लिखूंगा मैं आपको आगे भी। पर आपको क्या सच में लगता है ये मॉडल आज लोगों को समझ आएगा जो हम 1947 में समझाने की कोशिश करते हैं? तो क्योंकि ये मॉडल समझाना मुश्किल था, आज तो कंप्यूटर वगैरह कैलकुलेशन हो जाएंगी, लेकिन उस टाइम पे समझाना मुश्किल था ये मॉडल, इसलिए हमने कौन सा मॉडल चुना? एफपीटीपी। सिंपल है, खर्चा नहीं करवाता है, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से हम फेमिलियर भी थे उससे, राइट। पर इंडिया में आपने सुना है पीआर इज विद एसटीवी। हमने पीआर सिर्फ किसके साथ चलाया हुआ है? एसटीवी। दोबारा इलेक्शंस नहीं कराएंगे। तो आई होप you are clear with the system of elections, you are clear with the system of elections। वोटिंग कौन करता है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, राइट। और कैंडिडेट को विनर कैसे डिक्लेयर करना है, उसका मेथड क्या होगा? वो या तो एफपीटीपी हो सकता है या क्या हो सकता है? पीआर हो सकता है। एफपीटीपी के अंदर जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। पीआर के अंदर आपको कोटा चाहिए, दैट इज 51%। एफपीटीपी माइनॉरिटी डेमोक्रेसी प्रमोट कर सकती है, पीआर सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी मेजोरिटी ही होगा, क्योंकि जब तक कोटा नहीं मिलेगा आप जीतोगे नहीं। पीआर सिस्टम में माइनॉरिटी पार्टीज अपना व्यू रख सकती हैं, क्योंकि मेजोरिटी को बोलेंगी हम तुम्हें वोट करेंगे, हमारे लिए क्या करोगे। एफपीटीपी सिस्टम में मेजोरिटी पार्टीज माइनॉरिटी पार्टीज को बोलेंगे तुम भाड़ में जाओ, वोट करो ना करो हम तो जीत ही जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो बेटर डेमोक्रेसी कहां प्रमोट होती है? पीआर। बट एफपीटीपी सिंपल, सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। पीआर सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। और पीआर सिस्टम कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि अगर किसी को कोटा ना मिले क्या करना है वो भी इसे बताना पड़ेगा। उसके 3 मेथड्स हैं, या तो दोबारा से इलेक्शन करवा दो जब तक कोटा ना मिले, या सिर्फ टॉप 2 कैंडिडेट्स का री इलेक्शन करा दो जैसा अफगानिस्तान में होता है, फ्रांस में होता है, या आप एसटीवी करा दो। इसमें इलेक्शन नहीं कराना पर कैलकुलेशन बहुत हो जाती है, प्रेफरेंसेस भरवा लो। जो अगर जब तक किसी को कोटा ना मिले, लीस्ट जिसको वोटिंग मिली है उसका नाम लिस्ट से हटाओ और उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस ट्रांसफर करते रहो बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टू कंक्लूड, एसटीवी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम डिटेल में लिखेंगे, अभी आपको समझ आ गया है। तो जस्ट टू कंक्लूड, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, लाइक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, सी डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं, आप वोटिंग करने कोई भी आए, ये आप एफपीटीपी से भी करवा सकते हो या पीआर से भी करवा सकते हो, आपकी इच्छा है। सिमिलरली इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस एफपीटीपी से करवा सकते हो या पीआर से करवा सकते हो। सी ये तो आपकी इच्छा है ना, आपको किससे करवाना है। वोटिंग होने के बाद आपको विजेता कैसे घोषित करना है वो आपकी इच्छा है।
पर इंडिया ने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर रखा है, इंडिया ने आपके लिए सिंप्लीफाई कर रखा है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, पर इंडिया ने अभी तक कर रखा है। हमने क्या कर रखा है, इंडिया जहां भी डायरेक्ट इलेक्शंस यूज करता है, जहां पर लोग खुद वोट करने जाते हैं, जहां पे आप लोग वोट करने जाते हो, या इनडायरेक्ट इलेक्शंस, सी दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं है, पर इंडिया ने आसान कर रखा है। इंडिया जहां भी डायरेक्ट इलेक्शंस करवाता है, वो उसे करवाता है थ्रू एफपीटीपी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, पर इंडिया ऐसे करवाता है। और इंडिया जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन कराता है, वो कराता है पीआर प्लस एसटीवी के साथ। पीआर कभी भी अकेला ना लिखना, गलत हो जाएगा, पीआर प्लस एसटीवी के साथ। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, पर इंडिया ने ऐसा कर रखा है। तो इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जर्नल इलेक्शंस। जर्नल इलेक्शंस होते हैं जिससे पीएम या सीएम आता है, जर्नल इलेक्शंस। तो ये दो होते हैं, लोकसभा के, लोकसभा के जर्नल इलेक्शंस हम कहते हैं, यहां से पीएम निकल के आता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, जहां से सीएम आता है। तो जर्नल इलेक्शंस हमारे यहाँ डायरेक्ट होते हैं। आपने देखा, आप वोट करने जाते हो ना इनके लिए, लोकसभा के लिए, तो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ होते हैं। इसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हमारे यहाँ डायरेक्ट हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस, मैक्सिमम लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पीआरआईज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, डायरेक्ट इलेक्शन है इनके भी, है ना। आप वोट करने जाते हो, आपने देखा आपके यहाँ एमसी के इलेक्शंस होते हैं, तो आप वोट करते हो, वार्ड्स वगैरह बने हुए हैं, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन जहां पे कुछ ही लोग, सी इनडायरेक्ट इलेक्शन में मैंने हमेशा बोला आपको क्या बताना है, इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा था, है ना, वो वाली चीज बतानी है। तो आप देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ जो होते हैं, वो सबसे पहले होते हैं बाइनियल इलेक्शन, बाइनियल इलेक्शंस, जो 2 साल में एक बार होते हैं, एवरी 2 इयर्स, एवरी 2 इयर्स। और ये कौन कौन से हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं। एक होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा में आप वोट नहीं करने जाते, तो इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए। एक होता है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट में, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के 2 साल में होते हैं, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। बाइलिनियल इलेक्शंस इंडिया के अंदर कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, पीआर प्लस एसटीवी चलता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इनडायरेक्ट हैं पीआर प्लस एसटीवी से, राइट। तो आप देखिए इंडिया के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप सिस्टम ऑफ इलेक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। व्हाट इज एफपीटीपी, व्हाट इज पीआर सिस्टम, व्हाट इज एसटीवी, व्हाट इज री इलेक्शन टू बैलेट सिस्टम, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर।